हाय स्टूडेंट्स। तो हम आज आ गए हमारे ग्रेविटेशन के थर्ड लेक्चर में। और ग्रेविटेशन के इस थर्ड लेक्चर में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट सीखने वाले हैं, जो कि है सेंट्रीपिटल फोर्स का। एक्टिविटी दी है आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 2 के ऊपर। वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, उनके आंसर्स भी उसी पेज पे वही पैराग्राफ में दिए हैं। और उस पेज को, पेज नंबर 2 को नॉर्मली मॉडिफाई करके मैंने आपको नोट्स में दे दिया है। ओके, वहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे हैं उसके आंसर भी वहीं पे पेज पे दिए हैं, मगर क्वेश्चन एंड आंसर इस टाइप से मैंने आपको नोट्स में दिया है। और इसके अलावा हम आज इस लेक्चर में पूरी तरह से क्लियर करने वाले हैं कि क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये ग्रेविटेशन से किस तरह से रिलेटेड है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखो एक्टिविटी देखो, आप टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 2 के ऊपर सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स का कंसेप्ट दिया है न्यूटन के इंट्रोडक्शन के नीचे। तो क्या करना है, सबसे पहले एक्सप्लेन कर देता हूं आपको कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है। सेंट्रीपिटल का मीनिंग होता है सेंटर सीकिंग। सेंटर सीकिंग मतलब क्या, कि दैट ऑब्जेक्ट ट्राइज टू गो टुवर्ड्स सेंटर और ट्राइज टू फाइंड द सेंटर। ऐसे नहीं समझ में आएगा, ठीक है। एक एक्टिविटी कर लो आप, ये जो मैं बोल रहा हूं ये एक्टिविटी करो आप। यहाँ पे वीडियो पॉज करो, एक्टिविटी करो और उसके बाद फिर से आके बैठो, वीडियो देखो आप, ठीक है। तो क्या करना है आपको, एक कोई भी एक लोड ले लो आप, जैसे एक स्टोन हो या कुछ भी एक हेवी थिंग जिसका वेट ½ kg या 1 kg तक हो। ओके, तो एक आधा या 1 किलो की चीज आप ले लो। एक स्ट्रॉन्ग रोप होगी आपके पास, तो रोप लो उसको, मतलब 1-2 मीटर की रोप होगी तो, और उसको वो स्टोन क्या करो आप, टाई कर दो, बांध दो। और बांध कर क्या करो, मैं लोड इसलिए ज्यादा लेने के लिए कह रहा हूं ½ kg या 1 kg, कि आपको सेंट्रीपिटल के साथ साथ सेंट्रीफ्यूगल का भी एक्सपीरियंस आए। नहीं तो ये जो बुक में हमारे एक्टिविटी दी है ना, वो तो आप घर में बैठे बैठे भी कर सकते हो कि स्टोन लेना है, फिर एक नॉर्मल सी स्ट्रिंग लेना है, ओके, एक छोटी सी रस्सी लेना है और उस स्टोन को बांधकर आपको जस्ट ऐसे घुमाना है। तो आप नॉर्मली इसमें भी एक्सपीरियंस कर सकते हो, इस छोटे एक्टिविटी में भी, ये स्मॉल वाला जो स्टोन वाली एक्टिविटी उसमें भी कर सकते हो। और उसके अलावा और ज़्यादा एक्सपीरियंस अगर आपको, पर्टिकुलरली सेंट्रीपिटल तो समझ में आ जाता है, मगर सेंट्रीफ्यूगल समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है किसी स्टूडेंट को, तो ये कर सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा बड़ा लोड और अच्छी स्ट्रॉन्ग वाली रस्सी चाहिए आपको, एक वायर चाहिए स्ट्रॉन्ग वाली, उसको आप टाई करो और ऐसे कोई स्पेस में जाकर, नॉर्मल स्पेस में जाकर, ऐसे आपके घर के बाहर वगैरह या नॉर्मल कोई ग्राउंड वगैरह हो वहाँ पे, तो क्या करना है, ऐसे उसको ऐसे गोल घुमाना है आपको। मतलब पहले आप खुद, आपको भी गोल घूमना पड़ेगा उसके साथ। जैसे आप स्टोन बांधा होगा वैसे आपको उसको ऐसे गोल घुमाना है। आप ऐसे ऊपर से भी गोल घुमा सकते हो या ऐसे नीचे से भी गोल घुमा सकते हो। आपको खुद को भी उसके साथ घूमना है। तो आप एक्सपीरियंस करोगे कि जो स्टोन है ना, वो स्टोन एक सर्कुलर पाथ फॉर्म कर रहा है, और वो स्टोन उस ऑर्बिट से, मतलब जो पाथ उसने फॉर्म किया है उसके वो बाहर नहीं जा रहा है, उसी ऑर्बिट में क्या हो रहा है, राउंड राउंड घूम रहा है। और हम ऐसे कह सकते हैं कि स्टोन ऑर्बिट के बाहर इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि जो सर्कल उसने फॉर्म किया है उसके सेंटर में हम हैं, और उस सेंटर की ओर वो स्टोन क्या हुआ है, अट्रैक्ट हुआ है। ओके, तो जिस फोर्स में क्या होता है, डायरेक्शन फोर्स की सर्कल के सेंटर की ओर होती है। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे, कि जिस फोर्स में क्या हो, डायरेक्शन फोर्स की कहां पे हो, सेंटर ऑफ द सर्कल की ओर। जैसे हमने अभी इस एक्टिविटी में मतलब इमेजिन कर सकते हैं या करके देख सकते हैं आप कि जो स्टोन है वो किसके ओर अट्रैक्टेड है, वो उस ऑर्बिट से बाहर जा रहा है क्या, जो उसने सर्कुलर पाथ फॉर्म किया है उसके बाहर वो नहीं जा रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो अट्रैक्टेड है टुवर्ड द सेंटर, क्योंकि फोर्स कहां लगा है, स्टोन के ऊपर फोर्स कहां लगा है, इस डायरेक्शन में, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर। और जब आप ये राउंड राउंड घुमाओगे ना, तब आप एक्सपीरियंस करोगे कि स्टोन के ओर आपके हाथ खींचे हुए हैं, स्टोन के ओर, मतलब स्टोन कहां खींचा हुआ है, आपके हाथों की ओर, टुवर्ड्स योर हैंड।
और आपके हाथ किधर खींचे हुए हैं, अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब टूवर्ड्स स्टोन। स्टोन के ऊपर फोर्स किधर है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, और आपके हाथों के ऊपर फोर्स किधर है, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर ये आपके हैंड से यहाँ पे और ये स्टोन है, तो स्टोन के ऊपर फोर्स किधर लगा है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट। एंड आपके हैंड्स के ऊपर फोर्स कहाँ लगा है, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो बहुत ही सिंपल है, जो स्टोन के ऊपर टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल फोर्स लगा है, उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। और आपके हाथों के ऊपर अवे फ्रॉम द सेंटर जो फोर्स लगा है, उसको बोलते हैं कौन सा फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, अवॉइडिंग, सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है, सेंट्री मींस सर्कल और फ्यूगल का मतलब है कि ऑब्जेक्ट इज अवॉइडिंग टू गो टूवर्ड्स सेंटर, सेंटर की ओर जाने से अवॉइड कर रहा है, या फिर गोइंग अवे फ्रॉम द सेंटर। तो सेंट्रीपिटल मतलब क्या, गोइंग टूवर्ड्स द सेंटर, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टूवर्ड्स द सेंटर। और सेंट्रीफ्यूगल मतलब क्या, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अवे फ्रॉम द सेंटर। बहुत ही सिंपल है। ओके, तो इसी के ऊपर ये एक्टिविटी यहाँ पे दी है। एक्टिविटी में जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है वहां टेक्स्ट बुक में, वो हमने नोट्स में सेकेंड नंबर के पॉइंट पे दिया है, आर यू अप्लाइंग एनी फोर्स ऑन द स्टोन। आप स्टोन के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हो क्या, ऑब्वियसली आप स्टोन के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो। पर्टिकुलरली आपने आपका मस्कुलर फोर्स अप्लाई किया है, और उस मस्कुलर फोर्स की डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो वहां पे दिया है हमने, यस वी आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द स्टोन एज फॉर एज द स्टोन इज रोटेटिंग एंड द स्ट्रिंग इज इन आवर हैंड। जब तक स्ट्रिंग अपने हाथों में है, जब तक हम उसको रोटेट कर रहे हैं, तब तक हम स्टोन के ऊपर फोर्स ऑब्वियसली लगा रहे हैं। अगर स्ट्रिंग को छोड़ दिया तो हमारा फोर्स उसके ऊपर नहीं रहेगा। फिर जब तक स्ट्रिंग हाथों में है, जब तक वो रस्सी जो है वो हाथों में है हमारे, तब तक ही क्या है, उसके ऊपर फोर्स है। स्ट्रिंग अगर छोड़ दी तो फोर्स नहीं रहेगा। उसके ऊपर भी क्वेश्चन आने वाला है। एक्चुअली वी आर पुलिंग द स्टोन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल फॉर्म बाय द स्टोन। जब हम उसको ऐसे गोल घुमा रहे हैं, उस टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, उसको किधर खींच रहे हैं, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो सर्कल उसने इमेजिनरी फॉर्म किया है, क्योंकि यहाँ पे हमारे हाथ है, यहाँ पे स्टोन है। ऐसे ही हम हैंड्स के जगह पे सन को कंसिडर कर सकते हैं, और स्टोन के जगह पे कोई भी प्लैनेट को। तो एक बात तो आपको पता है ना कि सन और प्लैनेट्स में क्या होता है, कौन सा फोर्स होता है, रिकॉल करो थोड़ा सा। पिछले लेक्चर्स में भी मैंने बताया है कि जो यूनिवर्स की कोई भी दो थिंग्स है, एनी टू थिंग्स इन द यूनिवर्स आर अट्रैक्टेड बाय द विच फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से अगर सन और प्लैनेट एक दूसरे की ओर अट्रैक्टेड है, और प्लैनेट सन की ओर क्या हो रहा है, घूम रहा है, तो इसका मतलब ऐसे है कि जो नेचर है ग्रेविटेशनल फोर्स का, वो कैसा है, सेंट्रीपिटल। लास्ट लेक्चर के लास्ट में मैंने ये कहा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स, सॉरी, ग्रेविटेशनल फोर्स का आपको क्या समझना है, नेचर समझना है। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर क्या है, अट्रैक्टिव, अट्रैक्शन वाला, अट्रैक्ट करता है। उसके बाद सेकंड क्या है, जो सेकंड नेचर है ग्रेविटेशनल फोर्स का, वो वीक है। अगर बहुत ही स्ट्रांग होता तो हमारी अर्थ सन के ऊपर चले जाती या मून अर्थ के ऊपर गिर जाता, ऐसे हो जाता। बहुत स्ट्रांग फोर्स होता, तो वीक फोर्स है। और यहां पे आपको समझ में आ रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, कैसा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। क्यों सेंट्रीपिटल है, क्योंकि ये सन यहाँ पे सेंटर में है और प्लैनेट्स उसके अराउंड क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे मैंने पूरा सर्कल बताया है। रियलिटी में अगर हम देखें तो प्लैनेट्स सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, सर्कुलर में नहीं, इलिप्टिकल। सर्कुलर मतलब परफेक्ट, जो क्या कहेंगे हम उसे, मराठी में बोलते हैं वर्तुल, और इलिप्टिकल को बोलते हैं लंब वर्तुल। जैसे एक शेप, ओके, एक शेप जो पाथ है वो फॉलो करते हैं एक्चुअल में प्लैनेट्स जब सन के अराउंड घूमते हैं। तो वो भी एक सर्कल है, मगर कैसा सर्कल है, वर्तुळच आहे, पण कोणता वर्तुळ है, लंब वर्तुळ। ओके, ऐसे हम बोल सकते हैं कि जो सन है, सन के अराउंड प्लैनेट सर्कल में घूम रहे हैं, मगर कैसे, थोड़े एक शेप सर्कल में। ओके, तो क्यों ये दोनों अट्रैक्टेड है एक दूसरे की ओर, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है। और ग्रेविटेशनल फोर्स अगर हम कंसिडर करते हैं तो कैसा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। समझ में आ गया सबके, यही मुझे इस एक्टिविटी से आपको समझाना था। अभी एक्टिविटी के कुछ क्वेश्चंस रिमेनिंग है, वो हम अभी डिस्कस कर ही रहे हैं, मगर ये बात पहले समझ लो कि हैंड के जगह पे सन को इमेजिन करो, और स्टोन के जगह पे किसको इमेजिन करो, प्लैनेट को। ओके, जब प्लैनेट रोटेट करते हैं, नॉट इन परफेक्ट सर्कल बट इन इलिप्टिकल, एक शेप पाथ, एक शेप सर्कल में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं,
at that time they are attracted towards each other by the gravitational force, and the nature of gravitational force is the direction of forces toward the center. ओके, क्योंकि ये तो सर्कल हो गया, इमेजिनरी सर्कल जो अर्थ ने या किसी प्लेनेट ने फॉर्म किया अराउंड द सन, और वो फोर्स किधर लगा है, मतलब सन उसको किधर खींच रहा है, टूवर्ड्स इट, मतलब टूवर्ड्स द सेंटर। तो सन ने अर्थ के ऊपर जो फोर्स लगाया है वो टूवर्ड्स द सेंटर है, तो सेंट्रीपिटल है। मगर अर्थ क्या करेगी, किधर फोर्स लगाएगी, अवे फ्रॉम द सेंटर। तो ये अर्थ जो या फिर प्लैनेट है, प्लैनेट जो फोर्स लगाएगा उसको क्या बोलेंगे हम, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, द फोर्स विच इज एक्टेड अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये आपको एक्सपीरियंस करना है ना, तो मैंने पहले जो एक्टिविटी बताई वो कर लो। आप बड़ा सा स्टोन लो, अच्छी स्ट्रॉन्ग वाली रस्सी लो, और आप ऐसे ग्राउंड में जाके रोटेट करो, तो समझ में आएगा आपको कि स्टोन को आप आपके ओर खींच रहे हो, मतलब टूवर्ड्स द सेंटर, और स्टोन आपको उसके ओर खींच रहा है, मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर। तो स्टोन ने आपके ऊपर लगाया सेंट्रीपिटल फोर्स और आपने उसके ऊपर लगाया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आपने तो मस्कुलर फोर्स लगाया, मगर वो अवे फ्रॉम द है ना सेंटर ऑफ द सर्कल, तो उसका नेचर कैसे हो गया, सेंट्रीफ्यूगल हो गया। ये जिसको समझ गया आगे लेसन उसको मतलब हाई लेवल पे समझ में आएगा थोड़ा। ओके, तो देखते हैं आगे। सेकेंड क्वेश्चन, मतलब जो थर्ड पॉइंट पे दिया है हमने नोट्स में, वो सेकेंड वाला क्वेश्चन जो बुक में दिया है, क्या है, इन विच डायरेक्शन इज द फोर्स एक्टिंग। सिंपल, अब इतना बड़ा तो एक्सप्लेनेशन दे दिया मैंने, किधर है, इजीली बोल सकते हो आप, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। देन हाउ विल यू स्टॉप दिस फोर्स फ्रॉम एक्टिंग। अगर आपको ये फोर्स क्या करना है, स्टॉप करना है, तो क्या करेंगे, द फोर्स विल स्टॉप एक्टिंग इफ वी रिलीज द स्प्रिंग फ्रॉम आवर हैंड। अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये आपको स्टॉप करना है, तो क्या करेंगे, ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं, तो वो आपने गांव तरफ देखा होगा। ओके, आपने गांव तरफ अगर गए होंगे तो आपने देखा होगा, या आपने खुद भी किया होगा, ते शेतकरी बघा ते गोफण म्हणतात त्याला। गोफण काय म्हणजे एक स्टोन काय करता, टाय करता एका स्ट्रिंगला अँड असं रोटेट करता, ते गोफण, ते जे पक्षी वगैरे येतात ना शेतामध्ये त्यांना मारण्यासाठी किंवा उडवण्यासाठी। ओके, ये आपको पता होगा। तो वो भी क्या है, एक टाइप का, जब वो भी आप इमेजिन करते हो तो वो स्टोन सेंट्रीपिटल टाइप। ओके, और हाथ के ऊपर कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल टाइप। और वो जब बात कर रहे हैं हम कि फोर्स कब तक रहेगा, जब ऐसे वो रोटेट करते हैं और छोड़ देते हैं, छोड़ देने के बाद उसके ऊपर फोर्स सेंट्रीपिटल नहीं रहेगा, किस डायरेक्शन में मूव होगा। अब इमेजिन करो आप ही मुझे डायरेक्शन बताओ अभी, मतलब मैं अभी पूछ रहा हूं, तो आपको जब वीडियो देख रहे हैं तभी आपको मतलब आंसर देना है कि डायरेक्शन किधर होगी। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में जो मैं अभी बात कर रहा था गोफन के बारे में, जो फार्मर्स यूज करते हैं। ओके, स्ट्रिंग है, उसको स्टोन है, ओके, और ऐसे गोल घुमा रहे हैं। ओके, आप खुद इमेजिन करो, आप खुद ऐसे घुमा रहे हो। तो मैंने आपको 3 टारगेट दिए। ओके, आपका फेस इधर है, आपके हाथ में स्ट्रिंग है, आप उसको रोटेट करने वाले हो। मैंने आपको 3 टारगेट दिए कि एक टारगेट आपका कहाँ पे है, इस साइड पे, ये जो मेरी राइट साइड है, इस साइड पे एक टारगेट है, आपके फ्रंट में एक टारगेट है, और आपके लेफ्ट में एक टारगेट है। ओके, तो अभी क्या करना है आपको, एक बार इधर स्टोन को रिलीज करना है, एक बार सामने की ओर, एक बार लेफ्ट की ओर। तो क्या करोगे, जब आप रोटेट कर रहे हो, जब आपको क्या करना है, इस डायरेक्शन में क्या करना है, फेस तो इधर है आपका, मगर इस डायरेक्शन में आपको टारगेट करना है स्टोन को, उस टारगेट की ओर। तो आप क्या करोगे, जब आप रोटेट कर रहे हो, तो जब स्टोन आपका इस पोजीशन पे होगा तो आप स्ट्रिंग को छोड़ दोगे, राइट। अगर आपको फ्रंट में करना है, तो जब आप रोटेट कर रहे हो, जब स्टोन आपका ऐसे रोटेट करते हुए इस पोजीशन पे आएगा यहाँ पे, तो आप छोड़ दोगे तो स्टोन सीधा चला जाएगा। अगर आपको इधर टारगेट करना है, जब आप ऐसे रोटेट कर रहे हो, जब स्टोन यहाँ पे रहेगा, इधर ऐसे ऐसे टर्न लेता रहेगा, जब आपने स्ट्रिंग छोड़ दिया तो क्या होगा, उस डायरेक्शन में क्या होगा, वो स्टोन जाएगा। मतलब क्या, जो डायरेक्शन जो होती है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में पूछा है, पहले तो फोर्थ वाला जो पॉइंट है, मतलब थर्ड वाला क्वेश्चन, मगर फोर्थ नंबर के पॉइंट पे जो लिखा है हमने, क्या, द फोर्स विल स्टॉप एक्टिंग, कब स्टॉप हो जाएगा, जब हम क्या कर देते हैं, उसको रिलीज कर देते हैं। और रिलीज करने के बाद जो स्टोन है, स्टोन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, वो क्वेश्चन पूछा है। और डायरेक्शन क्या है, पहले ये डायरेक्शन के बारे में मैं आपको बता रहा था कि मैंने आपको 3 टारगेट दिए, एक इधर आपको वार करना है, एक इधर करना है सामने, एक लेफ्ट में करना है। तो जब आपको इधर फेस है, इधर आपको स्टोन रिलीज करना है, तो आप क्या करोगे, जब ऐसे घुमा रहे हो तो आप क्या करोगे, इस पोजीशन पर ऐसे
इस पोजीशन पे होगा तब रिलीज कर दोगे तो स्टोन सीधे चला जाएगा। अगर आपको वहां पे करना है सामने की ओर तो ऐसे जब गोल घुमा रहे हो आप यहाँ पे जब होगा सर्कुलर पाथ में ऐसे घूमते हुए यहाँ पे छोड़ दोगे तो सीधा चला जाएगा। और आपको अगर इस साइड पे करना है तो ऐसे गोल घुमाते हुए आपको इस पोजीशन पे क्या करना पड़ेगा, छोड़ देना पड़ेगा, तो स्टोन क्या होगा, उस साइड पे चला जाएगा। मतलब क्या कि अगर स्टोन यहाँ पे है, फोर्स इस मतलब स्टोन यहाँ पे है, फोर्स यहाँ से छोड़ देते हम तो स्टोन सीधे ऐसे चला जाता है। अगर स्टोन इस पॉइंट पे है, यहाँ पे हम फोर्स क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो स्टोन क्या होता है, सीधे ऐसे चला जाता है। अगर इमेजिन करें हम, अगर यहाँ पे स्टोन है, यहाँ पे हम फोर्स क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, मतलब हमारा हाथ निकाल लेते हैं, तब क्या होगा, ये स्टोन ऐसे चला जाएगा। तो अगर आपने 9th स्टैंडर्ड में ज्योमेट्री का सर्कल का पार्ट अगर पढ़ा है तो याद आ रहा होगा आपको क्या फॉर्म हुआ है, ये सर्कल को क्या फॉर्म हुआ है, टेंजेंट। क्या फॉर्म हुआ है, टेंजेंट फॉर्म हुआ है। तो हर एक पॉइंट के ऊपर स्टोन की जो डायरेक्शन है या घूमने वाले ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है वो हम किससे पता कर सकते हैं, टेंजेंट से पता कर सकते हैं कि कोई भी पॉइंट पे, मतलब इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है तो उसकी डायरेक्शन किधर है, ओके, किस साइड पे है। तो एक तो आप इधर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे घुमा रहे हो तो, और उधर घूम रहा है तो इधर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है तो ये इस पॉइंट का टेंजेंट इधर आएगा, और एंटी मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो टेंजेंट इधर आएगा, एंटी क्लॉकवाइज में इधर आएगा। ओके, तो यहाँ पे भी कंसिडर करो, यहाँ पे है, यहाँ से आपने फोर्स रिलीज कर दिया, आपके हाथ से स्ट्रिंग को रिलीज कर दिया, तो ये स्टोन जो है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर टेंजेंट फॉर्म करेगा। आप अगर उल्टा घुमा रहे हो तो इस साइड में टेंजेंट फॉर्म करेगा। ओके, तो जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूमता है उसकी डायरेक्शन किधर है, ये कहाँ से फाइंड होता है, बाय ड्रॉइंग द टेंजेंट। अब देखो आगे 5th नंबर पे, what will be the effect on the stone if we release the string from our hand, the stone will fly off along a straight line which is tangent to the circle at that position of the stone when the string is released। जब हम स्ट्रिंग रिलीज कर देंगे तब क्या होगा, स्टोन क्या करेगा, जिस भी पॉइंट पे हम छोड़ रहे हैं स्टोन को उस पॉइंट से क्या हो जाएगा, स्ट्रेट चला जाएगा। स्ट्रेट कैसे जाएगा, सर्कल को टेंजेंट फॉर्म करता हुआ जाएगा। ओके, और दूसरा क्या है, दिस इज बिकॉज दैट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। मतलब कि जैसे यहाँ पे वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है यहाँ पे इधर है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ पे, यहाँ पे वेलोसिटी की या ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे इस साइड पे, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज कंसिडर कर रहे हैं तो। ओके, देखो उसके बाद 6 नंबर पे क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन स्टोन बाय योर हैंड। आपके हैंड से जो फोर्स लगा है स्टोन के ऊपर, ये कौन सा फोर्स है, इट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे कुछ 1-2 मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है समझने के लिए। उसके बाद 7 नंबर पे, और ये मैंने पहले भी बता दिया कि स्टोन का आपके ऊपर कौन सा फोर्स है, टूवर्ड्स द सेंटर, दैट्स वाई सेंट्रीपिटल फोर्स। और हैंड के ऊपर कौन सा फोर्स है, अवे फ्रॉम द सेंटर, दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वही 6th और 7th क्वेश्चन में पूछा है, और उसके नीचे मैंने आपको डेफिनेशन भी दी है। सेंट्रीपिटल फोर्स मीन्स व्हाट, द फोर्स हुज डायरेक्शन इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स, and the force whose direction is away from the center, then it is called as centrifugal force। okay, तो ये टर्म्स आपको क्लियर होंगे। अभी इसी के ऊपर डिपेंड आगे क्या है, जो मतलब जो पैराग्राफ दिए नीचे वाले 2 पैराग्राफ्स है वहाँ पे इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन दिए, मतलब अर्थ को, सैटेलाइट, सन को कंसिडर करते हुए यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। तो आगे भी ऐसा ही पार्ट है, मतलब वो 2 पैराग्राफ में भी यही कहा है। अगर बोर हो रहे हो तो 2 मिनट का ब्रेक ले लो, ब्रेक लेने के बाद यहाँ पे वीडियो पॉज कर लो, ब्रेक ले लो, फिर से यहाँ से रिज्यूम करो। मगर ध्यान रखो स्टूडेंट्स, टाइम पास नहीं करना है, बिल्कुल दिल से अच्छे से वीडियो को देखना है, नोट्स भी देखने हैं, बुक भी सामने रखना है। ओके, आपको बुक से भी पूरा वो रीड करना है जो मैं एक्सप्लेन करूँगा, नोट्स में भी रहेगा। अब नोट्स में तो बुक से कुछ बाहर का आने वाला नहीं है, मगर फिर भी आपको समझने के लिए ईजी जाता है नोट्स से। तो बुक, नोट्स और वीडियो, ये तीनों चीज़ें सामने होनी चाहिए, और फिर आपको अच्छे से स्टडी करना है। चाहिए तो 2 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर से आ जाओ, मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, देखो आगे, नाउ कंसिडर द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। अब मून, अब ये सब छोड़ दो, ये सब जो झंझट थे हैंड्स और स्टोन के, इसको हम क्या करते हैं,
अभी दरकिनार कर देते हैं और कंसिडर करते हैं कि ये जो सेंटर है ये क्या है, सन, या फिर आप यहाँ पे क्या कंसिडर कर सकते हो, अर्थ को। अगर यहाँ पे अर्थ होगी तो यहाँ पे मून होगा, यहाँ पे सन है तो यहाँ पे क्या आएगी, फिर अर्थ आएगी। अगर यहाँ पे सेंटर में अर्थ लेते हैं हम तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा हमें, मून। कोई भी ले लो समझने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। वी नो दैट द मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। ओके, मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन अ फिक्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ और अराउंड इट। के मून क्या है, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, वन एंड ओनली, एक ही है। उसके बाद वो कैसे सर्कुलर ऑर्बिट में या कहे कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या करता है, रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड। एट द टाइम ऑफ रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मून चेंजेस कंटिन्यूसली एंड इट स्पीड ऑल्सो कीप चेंजिंग कॉन्स्टेंटली। मतलब जब हम मून, अब यहाँ पे अर्थ को कंसिडर कर रहे हैं हम, सेंटर में फॉर एग्जांपल यहाँ अर्थ है और यहाँ पे क्या है, मून है, तो मून की स्पीड हर एक पॉइंट को धीरे धीरे क्या होती है, चेंज होती है। और डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है, यहाँ पे डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे डायरेक्शन इधर है, डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है, मगर स्पीड भी क्या होती है, नॉर्मल धीरे धीरे क्या होती है, स्पीड भी चेंज होती है मून की। डायरेक्शन चेंज, स्पीड चेंज, वेलोसिटी चेंज, एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। ये पहले भी बताया मैंने आपको। आगे देखो, डू यू थिंक सम फोर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्टिंग ऑन द मून? आपको लगता है कि कोई फोर्स मून के ऊपर लग रहा है? ऑब्वियसली लग ही रहा है। कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल। और कैसा है? टुवर्ड द सेंटर, सेंट्रीपिटल। ओके, देन व्हाट मस्ट बी द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स? ओके, दिस फोर्स डायरेक्शन इज obviously yaar, it is the toward the center of the circle. As the moon revolve around the earth in circular or elliptical orbit, earth is at the center of its orbit, so we can say that the moon is attracted toward the center of the circle, that is the centripetal force. हमें पता है कि अर्थ के अराउंड जब मून घूमता है तो सर्कुलर या फिर इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, तो अर्थ उस सर्कल के सेंटर में होती है और मून के ऊपर टुवर्ड द सेंटर फोर्स लगा हुआ है। ओके, इसलिए ये सेंट्रीपिटल है। हाउ वुड इट्स मोशन हैव बीन इफ नो सच अ फोर्स एक्टेड ऑन इट? अगर ये फोर्स नहीं होता तो क्या होता? मून इस ऑर्बिट में घूमता ही नहीं, वो स्पेस में कहीं पे भी चला जाता। ओके, देखो, इफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन डोंट एक्ट ऑन मून इट विल जस्ट फ्लोट अवे इनटू द स्पेस एंड इट्स मोशन वुड बी द रैंडम मोशन। अभी कौन सी मोशन है? सर्कुलर मोशन है जब तक फोर्स है। फोर्स नहीं होगा तो कौन सी मोशन होगी? फिर रैंडम, किधर भी घूमेगा वो। मगर ऐसे होता नहीं है। अगर नहीं है फोर्स, व्हाट इफ नहीं है फोर्स, तो अगर नहीं है तो फ्लोट कर जाएगा, सर्कल में नहीं घूमेगा, इधर उधर किधर भी घूमेगा। तो जो किधर भी होती है मोशन उसको क्या बोलते हैं? रैंडम मोशन बोलते हैं। सर्कल में सर्कुलर मोशन बोलते हैं। स्ट्रेट पाथ के ऊपर लीनियर मोशन बोलते हैं। अगर आगे पीछे हो रहा है, जैसे आप झूला खेलते हो, तो उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ऐसे बहुत सारे मोशन के टाइप्स है। एक बार 7th 8th के बुक रिवाइज कर लो, मोशन डिटेल में समझ में आएगी आपको, टाइप्स ऑफ मोशन। अच्छा, देखो आगे, डू द अदर प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ सिमिलर फैशन? यस, सभी क्या होते हैं? यस, ऑल द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन. Sun attracts all the planet including Earth towards itself as Sun is the center of the solar system. सोलर सिस्टम का सेंटर कौन है? सन है। और सभी प्लैनेट को टुवर्ड्स इट क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। बस इतना डिफरेंस होगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे सन है, यहाँ पे अर्थ है, तो नेक्स्ट वाले प्लैनेट की ऑर्बिट और बड़ी होगी, नेक्स्ट वाले प्लैनेट की ऑर्बिट और बड़ी होगी। बड़ी बड़ी ऑर्बिट्स क्या करेंगे? वो फॉर्म करेंगे, बट फिर घूमेंगे सर्कल में ही। सर्कल के सेंटर में सन रहेगा अगर हम सोलर सिस्टम को कंसिडर करते हैं तो। सेम फैशन है। देन उसके आगे देखो, इज द सिमिलर फोर्स एक्टिंग ऑन देम? यस, सिमिलर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स हु इज whose nature is attractive, attraction nature, or it is a weak force or it is a centripetal force. Okay, what must be its direction? Toward the center of the circle. सभी planet के ऊपर toward the center है और sun के ऊपर away from the center है। Okay, then what is the difference between gravity and gravitation? ये नहीं था बुक में, मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए दिया है कि ग्रेविटी क्या है और ग्रेविटेशन क्या है। ग्रेविटी अर्थ का फोर्स है। अर्थ का फोर्स जो है अट्रैक्शन वाला फोर्स अर्थ का, वो ग्रेविटी है। और यूनिवर्स में के कोई भी दो चीजों के बीच में का जो फोर्स है वो क्या है?
ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटी भी फोर्स है और ग्रेविटेशनल भी फोर्स है, मगर ग्रेविटी कौन सा फोर्स है? अर्थ का, सिर्फ अर्थ का जो फोर्स है वो ग्रेविटी है। और यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं उनके बीच में जो फोर्स है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ये कोई बहुत ही डिफरेंट कंसेप्ट नहीं है या फिर बहुत ही कुछ अलग है, ऐसे नहीं, नॉर्मल स्लाइट डिफरेंस है। या फिर ये डिफरेंस हमने बनाया है, ये डिफरेंस रखा है किस लिए कि समझ में आए कि ग्रेविटी बोले तो अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं, अगर ग्रेविटेशनल अगर बोलते हैं तो यूनिवर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये समझने के लिए जस्ट। ओके, देखो वहां पे ग्रेविटी क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज कॉल्ड एज ग्रेविटी। अर्थ और अर्थ के ऊपर जितने ऑब्जेक्ट है उसको क्या बोलेंगे? ग्रेविटी वाला फोर्स। और यूनिवर्स में जितने ऑब्जेक्ट है, आगे वाले ग्रेविटेशन में दिया है बाजू में ही कि यूनिवर्स में जितने ऑब्जेक्ट है उनके फोर्स को क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद ग्रेविटी यूनिवर्सल फोर्स नहीं है क्योंकि ये बस अर्थ के लिए है। यूनिवर्सल मतलब क्या? पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में ये फोर्स एक्सेप्टेबल है क्या? नहीं, ये फोर्स सिर्फ अर्थ के ऊपर है। अगर आप मून पे जाते हो तो मून की ग्रेविटी होगी, अर्थ के ऊपर है तो अर्थ की ग्रेविटी होगी, मार्स के ऊपर है तो मार्स की ग्रेविटी होगी। जिस मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट की अपनी अपनी ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी अपनी अपनी है, पूरे यूनिवर्स की नहीं है। इसलिए ग्रेविटी यूनिवर्सल नहीं है, मगर ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्सल है क्योंकि ये पूरे यूनिवर्स में लगा हुआ है। ओके, हर एक ऑब्जेक्ट के बीच में, मतलब जितने स्पेस में जितने तारे दिखते हैं ना, हमें स्टार दिखते हैं, सबके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है। उसके बाद जो ग्रेविटी का फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स है क्योंकि हम क्या होते हैं, अगर फॉर एग्जांपल हम ऊपर है और ऊपर से हम या कोई ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल हम ऊपर फेंकते हैं या ऊपर से नीचे ड्रॉप करते हैं तो अर्थ के ऊपर आके गिर जाता है, मगर मून अर्थ के ऊपर आके गिरता है क्या? नहीं, क्योंकि उनके बीच में कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स वीक होता है, इसलिए मून नहीं गिरता। ये एक रीजन है। और एक रीजन है कि मून के पास ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ऑर्बिट में एक स्पीड है, उस स्पीड के वजह से भी नहीं गिरता। जैसे अभी हम देख रहे थे कि एक स्टोन को हम घुमा रहे थे, वो स्टोन अट्रैक्टेड है सेंटर की ओर, मगर हमको आके लग रहा है क्या हमारे तरफ, मतलब अट्रैक्टेड हमारे तरफ है, मगर हमें आके लग रहा है कि हमारे तरफ आ रहा है क्या? वो नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उसको ऑर्बिट में एक स्पीड है, उस स्पीड की वजह से नहीं आ रहा है। ओके, और उसके अलावा अब अगर हम सन और अर्थ को या अर्थ और मून को कंसिडर करते हैं तो मून और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, मगर कैसा फोर्स है? वीक फोर्स है। ये अर्थ क्या कर रही है? मून को अट्रैक्ट तो कर रही है, मगर मून अर्थ के ऊपर गिर रहा है क्या? नहीं। अदर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर आके गिर सकता है। ओके, जैसे आपको लोनार सरोवर पता होगा कि एक एस्ट्रॉइड के गिरने से क्या हुआ था? फॉर्म हुआ था। ओके, तो वो जो ग्रेविटेशनल फील्ड में आ गई वो चीज अर्थ के ऊपर गिर गई। मून भी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में, मगर गिर रही है क्या? नहीं गिर रही है। क्यों नहीं गिर रही है? मून क्यों नहीं नीचे आ रहा है? क्योंकि एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स वीक है और दूसरा रीजन ये है कि मून के पास कौन सी स्पीड है? ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिट में जो वेलोसिटी होती है उसको बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। जैसे अभी हम स्टोन को घुमा रहे थे तो स्टोन के पास भी कौन सी वेलोसिटी थी? ऑर्बिटल ही वेलोसिटी थी। ओके, उसके बाद आगे वाला डिफरेंस है कि अगर सिंपली हमें ग्रेविटी के बारे में बात करना है तो हम फॉर्मूला ले सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और अगर हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करना है तो हम फॉर्मूला लेते हैं F इज इक्वल टू कौन सा? GMM अपॉन M1 M2 अपॉन R का स्क्वायर। यहाँ पे कैपिटल G जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और बाकी जो चीज़ें वो ये न्यूटन का लॉ है, हम स्टडी करने वाले आगे, अब डिटेल में देखेंगे इस फॉर्मूले को। उसके बाद देखो, ग्रेविटी कैन बी जीरो एट द सेंटर ऑफ अर्थ। अगर हम अर्थ के सेंटर पे जाते हैं तो ग्रेविटी जीरो है। ओके, अर्थ के ऊपर ग्रेविटी ज्यादा है और सेंटर में कैसी है? जीरो। ओके, और उसके बाद जो ये इसका भी रीजन आपके माइंड में आएगा कि सेंटर के ऊपर सब फोर्स तो सेंटर के ओर लगा है, तो सेंटर के ऊपर कैसे फोर्स जीरो होगा? ये आगे कंसेप्ट आने वाला है हमें। कौन सा? देखो पेज नंबर आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पेज नंबर 8 और 9 के ऊपर वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, वहां पे हम इसके ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं कि सेंटर में अर्थ का फोर्स जीरो क्यों है, ग्रेविटी का फोर्स जीरो क्यों है। वहां पे पेज नंबर 9 के ऊपर थिंक अबाउट इट में उसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा है, तो वो डिटेल में देखेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, बस इतना ध्यान रखो कि सेंटर में ग्रेविटी जीरो होती है। और ग्रेविटेशनल फोर्स कब जीरो होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो कब होगा? जब जो डिस्टेंस है दो ऑब्जेक्ट के बीच में का वो इनफाइनाइट है। कैसा है डिस्टेंस? इनफाइनाइट डिस्टेंस है,
तब क्या, इनफाइनाइट मतलब बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट नजदीक होंगे तो फोर्स ज्यादा रहेगा, दूर दूर जाएंगे तो कम कम कम, बहुत दूर चले गए तो फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर डिस्टेंस इन्फिनिटी है, कोई दो ऑब्जेक्ट है स्पेस में के उनके बीच में बहुत बड़ा डिस्टेंस है, इनफाइनाइट डिस्टेंस है, तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होता है। तो ग्रेविटी कब जीरो होती है, सेंटर के ऊपर। ओके, अगर हम अर्थ पे है तो अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी जीरो है, अगर हम मून के ऊपर खड़े हुए हैं तो मून के सेंटर पे ग्रेविटी जीरो है, अगर हम मार्स के ऊपर है तो मार्स के सेंटर पे ग्रेविटी जीरो है। ओके, सेंटर पे ग्रेविटी जीरो होती है ऑब्जेक्ट के। और ग्रेविटेशनल फोर्स कब जीरो होता है, जब ऑब्जेक्ट्स में का डिस्टेंस बहुत दूर हो, इनफाइनाइट हो, तब क्या होता है, जीरो होता है। उसके बाद देखो, इट रिक्वायर ओनली वन मास दैट इज द अर्थ। अर्थ रिक्वायर्ड है बस, ग्रेविटी के लिए कौन रिक्वायर है, अर्थ। ऑब्जेक्ट नहीं भी है फिर भी ग्रेविटी है। अगर इमेजिन करो कि ऑब्जेक्ट नहीं है तो ग्रेविटेशनल जो ग्रेविटी है अर्थ की वो गायब हो जाएगी क्या, नहीं, वो ग्रेविटी तो रहेगी ही रहेगी। ओके, तो ग्रेविटी के लिए सिर्फ अर्थ रिस्पॉन्सिबल है। ओके, मगर ग्रेविटेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ग्रेविटेशन के लिए दो ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट्स का फोर्स है। ओके, और ग्रेविटी कौन सा फोर्स है, अर्थ और किसके बीच में का, अर्थ और अर्थ के ऊपर के ऑब्जेक्ट के बीच में का फोर्स है। मगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा अर्थ के ऊपर तो ग्रेविटी नहीं होगी क्या, ग्रेविटी होगी। ओके, तो ग्रेविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल अर्थ है, मगर अर्थ अकेली है, बाकी कोई नहीं है इस यूनिवर्स में, तो अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा। ये बात अच्छे से समझो आप लोग कि ग्रेविटी जो है, क्या कहा है वहां पे हमने कि ग्रेविटी जो है उसके लिए एक मास रिस्पॉन्सिबल है और ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए दो मास रिस्पॉन्सिबल है। क्यों, देखो ग्रेविटी क्या है, अर्थ और ऑब्जेक्ट के ऊपर का फोर्स। ठीक है, अब इमेजिन करो ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जिसका वेट है, मास है 80 kg। 80 kg का एक पर्सन है, उसके ऊपर अर्थ का ग्रेविटी वाला फोर्स है। अब वो पर्सन नहीं रहा, उसकी डेथ हो गई, उसका फनरल हो गया, उसका अंतिम संस्कार हो गया, उसका कोई भी मास अब अर्थ के ऊपर नहीं है, तो अर्थ की ग्रेविटी नहीं है क्या, अर्थ की ग्रेविटी है। ऑब्जेक्ट नहीं होगा फिर भी ग्रेविटी होगी, ये बात समझ में आ गई। अब देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में का फोर्स है, एक ऑब्जेक्ट से ग्रेविटेशन पॉसिबल नहीं है। जैसे इस यूनिवर्स में सिर्फ अर्थ ही है, तो किसका ग्रेविटेशनल फोर्स लगा इसके ऊपर, किसी का नहीं। अगर सन होगा तो अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ होगी तो मून के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए दो चीजें रिक्वायर्ड है और ग्रेविटी के लिए सिर्फ अर्थ रिक्वायर्ड है। या फिर आप मार्स पे हो तो मार्स रिक्वायर्ड है, मून पे हो तो मून रिक्वायर्ड है। ओके, तो इतना हमने ये आज के लेक्चर में एक्सप्लेन किया अच्छा डिटेल में। इसको पेज नंबर 2 को अच्छे से पढ़ो। न्यूटन का इंट्रोडक्शन अभी आगे वाले लेक्चर्स में आने वाला है। अभी अभी लेसन स्टार्ट हो गया बोल सकते हैं हम, क्योंकि पहले वाले 2 लेक्चर्स में हमने 9th का ही रिवीजन किया। इस लेक्चर में हमने लेसन का पढ़ा, अभी लेसन के बारे में पढ़ा। ओके, आप सोचोगे कि पेज नंबर 1 के ऊपर 1-2 पैराग्राफ दिए वो एक्सप्लेन नहीं किए, वो अभी मैंने स्टार्ट ही नहीं किया है, वो अभी आगे वाले लेक्चर्स में आने वाला है। जब न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम देखने वाले हैं, उस टाइम पे पेज नंबर 1 के ऊपर जो 2-3 पैराग्राफ्स है वो भी एक्सप्लेन होंगे। अभी आपको ये वीडियो अच्छे से देखना है, उसके बाद नोट्स अच्छे से राइटिंग कर लेना है, राइटिंग करके ही नोट्स लिखना है। हमेशा याद रखो, पहले मैं नोट्स सेंड करता हूँ, बाद में वीडियो सेंड करता हूँ, तो पहले आपको नोट्स लिखकर रेडी रहना है। आपको एक आइडिया रहेगा कि लेक्चर में एक्सप्लेन क्या होने वाला है, तो पहले आप प्रिपेयर रहोगे कि हाँ मैंने ये लिख लिया, इसके अंदर ये समझ में नहीं आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो आप जब लेक्चर देखोगे तो आप बस उन चीज़ों को आपका माइंड फाइंड करेगा कि जिन चीज़ों को आपके माइंड ने समझा नहीं था, और पूरा समझने में आपको हेल्प होगी। समझ में आ रहा है जो बात बोल रहा हूँ, ठीक है। तो पहले नोट्स राइटिंग करना है, पहले मैं नोट्स सेंड करता हूँ, इसलिए नोट्स राइटिंग करना है, बाद में वीडियो देखना है और बुक से भी रीड करना है। ओके, जब वीडियो देखते हो तो नोटबुक, आपका टेक्स्ट बुक और वीडियो, ये तीनों चीज़ें आमने सामने चाहिए। ये हर बार मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा अपना, उसके अंदर हम न्यूटन के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बात करेंगे। तब तक रीड करके अच्छे से प्रिपेयर रहो। ओके, गुड बाय।